आज हम बात करते हैं प्रोविडेंट फंड के बारे में। प्रोविडेंट फंड होता है पीएफ, शॉर्ट फॉर्म में इसको पीएफ कहते हैं। इसको बोलते हैं भविष्य निधि। भविष्य निधि मतलब भविष्य में होने वाले खर्चे। आज आप कमा रहे हैं, आपके पास रुपए वगैरह आ रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में अगर आपके पास रुपए ना हो, बुढ़ापे में काम ना हो पाए, बाल बच्चे घर में ना रखें, या आपने कोरोना के टाइम पे देखा होगा लोगों के पास खाने को नहीं था, भूखे मर रहे थे नौकरी जाने की वजह से, तो उसके लिए बनाया गया। तो वहाँ काम आता है पीएफ। पीएफ आपको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। पीएफ एक तरह का गुल्लक होता है जो सरकार द्वारा बनाया गया होता है। पीएफ के बारे में देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म होता है, आपको आगे जाके बुढ़ापे में रुपए मिलते हैं, ऑटोमेटिक आपके खाते से कट जाते हैं। सोशल सिक्योरिटी काफ़ी होती है, को सिक्योर होता है, एकदम रिस्क फ्री होता है। बाकी आप म्यूचुअल फंड वगैरह देखेंगे थोड़ा रिस्क रहता है, इसमें रिस्क फ्री होता है, आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट में ब्याज मिल जाता है जो कि फिक्स होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, ईपीएफ और पीपीएफ। पीएफ तो आपको बता ही दिया, प्रोविडेंट फंड। अभी ये क्या चीज़ है? ये एम्प्लॉय। पी से हो गया पब्लिक। एम्प्लॉय मतलब अगर आप कहीं काम कर रहे हैं, भले सरकारी हो प्राइवेट हो, वहाँ पे आपको मिलेगा ईपीएफ। और आप पब्लिक हैं, कोई बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, तो वो हो जाता है पब्लिक। हम इन दोनों को अलग अलग आपको समझा देते हैं। अब देख लेते हैं ईपीएफ और पीपीएफ में क्या अंतर होता है। ईपीएफ आपको बताया था एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, और पीपीएफ बताया था पब्लिक प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय कोई भी सरकारी या प्राइवेट कंपनी, और पब्लिक आम पब्लिक बिजनेस वगैरह है आपका या कुछ भी है। ईपीएफ स्टार्ट हुआ था 1952 में, पीपीएफ हुआ था 1968 में। ये कंपलसरी होता है। अगर आप कोई सरकारी काम कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरी में काम कर रहे हैं, वो आपका ईपीएफ काटेंगे। ये ऑप्शनल होता है, आप रखें या ना रखें, आपकी इच्छा है। आप पीपीएफ खाता खुलवा सकते हैं, नहीं खुलवाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर कंपनी में 20 से ज़्यादा कर्मचारी हैं, तब उस कंपनी के लिए कंपलसरी होता है पीपीएफ खाता अपने कर्मचारियों का खुलवाना। इधर आपका इंडिविजुअल खुलता है, एम्प्लॉय के लिए खुलता है, ये आपको बता ही दिया। अगर आप कोई काम कर रहे हैं किसी कंपनी में या सरकारी में। जबकि पीपीएफ के लिए कंडीशन है कि आपको रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया का। अगर आप अमेरिका में जाके काम कर रहे हैं या अमेरिका में रह रहे हैं, इंडिया से अमेरिका चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, तब आपका पीपीएफ खाता नहीं खुलेगा। रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना ज़रूरी है। इसको कौन ध्यान रखता है सारे इनको? तो इसके लिए एक संगठन बनाया। ईपीएफ तो ही एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से ऑर्गेनाइजेशन, श्रम मंत्रालय के अंदर आता है ईपीएफओ। तो ये सारे अकाउंट वगैरह देखता है। जबकि आपको पीपीएफ खुलवाना है तो आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ेगा, वहाँ आपका पीपीएफ खाता खुल जाएगा। 12% ऑफ सैलरी काट लिया जाता है। इसको पहले ही कंपनी खुद ही काट लेती है और ईपीएफ में जमा करा देती है। 12% ऑफ सैलरी आपका कटता है। आपने सुना होगा कि सरकारी कर्मचारी जब रिटायर होता है तो उसको पैसा मिलता है, तो वो यही पैसा मिलता है। 12% ऑफ सैलरी कट रहा है, वही रुपए मिलता है। इसमें आप कोई कंडीशन नहीं है 12% वाली, क्योंकि आप कोई जॉब तो है नहीं। इसमें आपको 500 से 1.5 लाख तक लिमिट दी जाती है। 500 रुपये सालाना होता है ये। 500 रुपये सालाना बहुत अच्छी कंडीशन रखी है इन्होंने। अगर कोई आदमी रोज़ के 2 रुपये ही बचा रहा है तो भी उसके साल में हो गए 700 रुपये, तो वो भी इसको खुलवा सकता है। 500 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक आप सालाना जमा करवा सकते हैं। ब्याज 9 से 10% ब्याज मिल जाती है इसमें। 12% ऑफ सैलरी आपका कट रहा है और उसमें ब्याज मिल जाती है 9 से 10%। इसमें ब्याज होती है 8 से 9%। तो ब्याज के मुकाबले आप देखोगे तो 1% ब्याज इसमें ज़्यादा मिल रही है, तो ब्याज के मुकाबले ये बढ़िया ईपीएफ। वित्त मंत्रालय हर तिमाही में चेंज करता रहता है ब्याज वगैरह इसकी भी हर तिमाही में ब्याज चेंज होती रहती है। मैच्योरिटी पीरियड, कब रुपए मिलेंगे? जब आप सेवानिवृत्त होते हैं। सरकारी कर्मचारी या प्राइवेट कर्मचारी जब रिटायर्ड हो जाता है, सेवानिवृत्त हो जाता है, तो ये 12% ऑफ सैलरी ये कट रहा है और ब्याज जोड़ के उसको वहाँ यहाँ रुपये मिल जाते हैं। जबकि इसका होता है 15 साल। अब ये कभी रिटायर्ड तो होएगा नहीं, बिजनेस है, तो इसका मैच्योरिटी पीरियड है 15 साल। 15 साल बाद आपको रुपये मिल जाएंगे ब्याज सहित, जितने भी आपने जमा कराए हैं। अब आप इसको एक साथ लीजिए या पेंशन के रूप में लीजिए, वो आपकी इच्छा है। अब देख लेते हैं, अगर कोई ज़रूरत पड़ जाए
अब आपको सेवानिवृत्त पैसा मिल जाएगा, लेकिन आपको बीच में ज़रूरत पड़ जाए, कोई शादी आ जाए, कोई मेडिकल रिलेटेड या एजुकेशन रिलेटेड, तब क्या करेंगे? तब आप 5 साल में पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। 5 साल में आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। इसमें भी सेम है, आप 5 साल में पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। हालांकि इसका मैच्योरिटी पीरियड 15 साल का होता है, लेकिन 5 साल में आप कुछ ले सकते हैं रुपए। सबसे अच्छा पॉइंट इसका डेब्ट लायबिलिटी नहीं है। डेब्ट लायबिलिटी मतलब आपके ऊपर, आपने बैंक से लोन ले रखा है, आपके ऊपर मान लेते हैं 10 लाख रुपए का कर्जा है, और आपको उसको कहोगे कि मेरे पास अब कुछ नहीं है, और आपके अकाउंट में ईपीएफ अकाउंट में 8 लाख रुपए हैं, तो बैंक को पता लग जाएगा कि इसके अकाउंट में 8 लाख रुपए हैं, पर वो आपसे ले नहीं सकता क्योंकि डेब्ट लायबिलिटी नहीं है, वो आपसे नहीं ले सकता है ये रुपए। सेम ऐसा ही पब्लिक प्रोविडेंट फंड में भी होता है, आपके ऊपर भले कितना ही कर्जा हो, लेकिन आपके ईपीएफ अकाउंट से वो नहीं लिया जाएगा। टैक्स फ्री होता है ये, इस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। आपको जब रुपए मिलेंगे 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख रिटायरमेंट के समय, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा आपका। सेम इसमें भी टैक्स फ्री होता है ये। एक पर्सन का एक ही अकाउंट खुलता है। मान लेते हैं कोई सरकारी कर्मचारी, फिर तो ठीक है, प्राइवेट कर्मचारी है, मान लेते हैं जियो में काम कर रहे हैं, जियो से उठ के वो चला गया टाटा में, अब उसका जो अकाउंट है ईपीएफ वो एक ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो ईपीएफ उनको कहेगा कि जो पहले जियो डाल रहा था 12%, अब वो टाटा डाल देगा। आगे वो महिंद्रा में काम करने लग जाते हैं, तो उसके बाद वो महिंद्रा डालने लग जाएगा 12%, तो अकाउंट एक ही रहेगा उसका। इसमें भी सेम एक ही अकाउंट रहता है। अब क्या होता है, मान लेते हैं कोई जल्दी जॉब लग गया है, अब उसको अभी तो ज़रूरत है नहीं रुपए की कि अब तो आगे बढ़ जाए, पर कट तो 12% रहे हैं। अब वो 12% से ज़्यादा कटवाना चाहता है, लेकिन सरकार तो कहेगी कि नहीं, हमारा तो 12% वाला रूल है, तो फिर क्या किया जाए? तो उसके लिए बनाया गया जीपीएफ, जनरल प्रोविडेंट फंड, अगर सरकारी कर्मचारी है तो। और अगर प्राइवेट कर्मचारी है, ज़्यादा रुपए देना चाहते हैं, तो उसको बोलते हैं वीपीएफ, पर ये होता है प्राइवेट वालों के लिए। तो अगर सरकारी कर्मचारी है, ज़्यादा देना चाहता है जीपीएफ, प्राइवेट कर्मचारी है वीपीएफ, वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड बोलते हैं, वी वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड, जीपीएफ जनरल प्रोविडेंट फंड। ये ठीक है, ब्याज मिल रहा है, इसमें भी ब्याज मिल रहा है, लेकिन इनसे भी बड़ी एक और स्कीम होती है, उसको कहते हैं एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। अब देख लेते हैं एनपीएस के बारे में। एनपीएस है नेशनल पेंशन स्कीम, ये मेनली पेंशन के लिए लाया गया है। ये 2004 में लाया गया था, जबकि ईपीएफ लाया गया था 1952 में, और पीपीएफ लाया गया था 1968 में। और ये आया 2004 में। इसके लिए एज लिमिट है 18 से 65। अगर आप 18 से 65 के हैं तो आप नेशनल पेंशन स्कीम में आ सकते हैं। ऑप्शनल होता है, ऑप्शन दिया जा रहा है कि भाई आओ या ना हो, कोई कंपलसरी नहीं है, जबकि ईपीएफ कंपलसरी था। इंडियन होना ज़रूरी है। मैच्योरिटी पीरियड 60 साल है, 60 साल का मैच्योरिटी पीरियड है। इसमें पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं 5 साल में, जैसे उसमें कर रहे थे शादी एजुकेशन के टाइम पे, इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें वेरी लो चांस है लिक्विडिटी के, मतलब मिलने के बहुत कम चांस है पार्शियल विड्रॉल जो आप 5 साल में कराएं, जबकि ईपीएफ और पीपीएफ में आपको इजीली मिल जाते हैं पार्शियल विड्रॉल में 5 साल बाद। इसमें क्या करते हैं, सरकार इन्वेस्ट कर देती है इन रुपयों को बॉन्ड में या म्यूचुअल फंड में, तो इसलिए रिस्की होता है थोड़ा सा, जबकि उसमें रिस्क नहीं था अपने ईपीएफ और पीपीएफ में। डेब्ट लायबिलिटी इसमें भी नहीं होती है, अगर आपके ऊपर कितना भी कर्जा है आपके एनपीएस अकाउंट से वो नहीं लिया जाएगा। ये सेम वही टैक्स फ्री होता है, इस पर कोई आपसे टैक्स भी नहीं लिया जाएगा। इसमें आपको ब्याज अच्छा मिल जाता है, 12% तक ब्याज मिलने के चांस है आपको इसमें, जबकि उसमें मिल रहे थे ईपीएफ में 9 से 10% और 8 से 9 मिल रहे थे पीपीएफ में। तो अगर ब्याज की कंपैरिजन में देखा जाए तो इसमें ज़्यादा मिल रहा है, 12% तक मिल रहा है। अब देख लेते हैं ग्रेचुइटी के बारे में। ग्रेचुइटी एक तरीके का बोनस होता है, ये एक्ट 1972 के थ्रू आया गया था। अगर आप 5 साल या उससे ज़्यादा कंपनी में काम किए, एक ही कंपनी में, तब आपको ये दिया जाता है। अगर 10 से ज़्यादा वर्कर है उस कंपनी में तो ही मिलता है, अगर आपने 5 से ज़्यादा साल काम किया तो आपको दिया जाता है। कैसे दिया जाता है, आपकी सैलरी और डीए का मिला के इंटू 15 इंटू टेन्योर करके भाग 26 देते हैं। 26 से भाग इसलिए देते हैं क्योंकि 4 आपके संडे हटा दिए जाते हैं। जैसे आप मान लेते हैं आपकी सैलरी है 20,000, सैलरी मान लेते हैं, डीए मान लेते हैं 6,000, सैलरी प्लस डीए हो गया 26,000 इंटू 15, मान लेते हैं आपने 10 साल काम किया और भाग 26।
तो आपको 1.5 लाख रुपए ग्रेचुइटी मिल जाएगी। ये हो गया ग्रेचुइटी।